हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। नेक्स्ट जो है हमने वोकलाइजेशन को पढ़ना है। तो वोकलाइजेशन मतलब वोकल कार्ड से रिलेटेड है। वोकल कार्ड हमारे गले में होते हैं और आवाज़ से रिलेटेड है। तो इसमें सारा हम आवाज़ का ही फिनोमिना पढ़ेंगे। तो जो साउंड प्रोडक्शन है वो मतलब रिप्रोडक्टिव फंक्शन है मेल एनवायरन का। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट कॉल्स होती है जो कि फ़ीमेल को अट्रैक्ट करती हैं ब्रीडिंग एरियाज़ की तरफ, और जो अनाउंसमेंट होती हैं मेल्स की जो कि मतलब कि जो गिवन उनकी जगह है वो ऑक्यूपाई हो गई है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कॉल जो है ये स्पेसिफिक होती हैं, और जो रेपिटेयर होती हैं कॉल्स की वो सिर्फ एक स्पीशी तक जो है महदूद होगी। ठीक है, रिपीटरी मतलब कि इकट्ठा करना, मतलब एक ही स्पीशी के जानदार इकट्ठे होंगे। ठीक है, और जो कॉल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं फिजियोलॉजिकल और फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रेडीनेस में उनकी ब्रीडिंग के लिए। मतलब कि वो खुद को फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली और वैसे तैयार कर लेंगे। जो फीमेल्स होंगी वो रिस्पॉन्ड देंगी रेसिप्रोकेशन कॉल से इंडिकेट करने के लिए कि हाँ भाई उन्होंने कॉल रिसीव कर ली है। ठीक है, तो जो रिलीज़ कॉल्स होंगी वो पार्टनर को इन्फॉर्म करेंगी कि जो फ्रॉग है वो इनकी केपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए। जो हमारे पास अनरिस्पॉन्सिव फीमेल्स होती हैं ना, ठीक है, जो मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं दे सकती, ब्रीडिंग के काबिल नहीं होती, तो वो रिलीज़ कॉल्स देती हैं। अगर मेल जो है मतलब कि एम्प्लेक्सिस की कोशिश करे, क्योंकि मेल्स जो हैं वो मतलब कि गलती से आइडेंटिफाई कर लेती हैं फ़ीमेल को। ठीक है, दूसरे मेल को, मतलब दूसरा मेल ही होगा लेकिन वो उसे फ़ीमेल समझ लेंगे, तो वो फिर रिलीज़ कॉल देगा भाई मैं फ़ीमेल तुम्हारे काम की चीज़ नहीं हूँ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो जो डिस्ट्रेस कॉज होती हैं ना वो मतलब कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती। या तो एक सेक्स ये कॉल पैदा करेगा पेन के नतीजे में। ठीक है, या फिर जब शिकारी उसे पकड़ लेता है, जब मतलब कि शिकारी उसे पकड़ लेता है तब वो करेगा डिस्ट्रेस कॉल। जो कॉल्स होती हैं ना वो इतनी ऊंची होती हैं कि वो जो शिकारी है कि वो उस पर यूँ गिरेगी ना कि वो फ्रॉग को छोड़ ही देगा। जो मतलब कि डिस्ट्रेस कॉल होती है साउथ अमेरिकन जंगल फ्रॉग लेप्टोडेक्टाइलस पेंटाडेक्टाइलस। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीख होती है। ठीक है, जो कि मतलब कि एक बिल्ली की आवाज़ के बराबर है। वैसे डिस्ट्रेस मतलब कि उसकी परेशानी में जो साउंड प्रोडक्शन ऑपरेटस है ना फ्रॉग का, उसके अंदर लैरिंक्स आ जाता है, और लैरिंक्स आएगा और उसके वोकल कार्ड आ जाएंगे। जो लेरेंजियल ऑपरेटस है वो वेल डेवलप्ड होता है मेल्स में। ठीक है, लेरेंजियल ऑपरेटस वेल डेवलप्ड होगा मेल में, जिनके पास एक वोकल से सैक होगा। और जो बहुत सी फ्रॉग्स होती हैं ना, ठीक है, उनमें जो वोकल सैक होती हैं वो पैदा होते हैं डायवर्टिकुलम के तौर पर उनकी बकल कैविटी से, और जो हवा होगी लंग्स से वो वोकल कॉर्ड में जाएगी, और जो कार्टिलेज होंगे लैरिंक्स के, ठीक है, वो उन्हें वाइब्रेट कराएंगे। जो मसल्स होते हैं कंट्रोल करते हैं, जो मसल्स होती हैं वो कंट्रोल करते हैं वोकल कार्ड की टेंशन को, और वो रेगुलेट करेंगे साउंड की फ्रीक्वेंसी को। जो वोकल कार्ड के सैक्स होते हैं ना वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के तौर पर काम करेंगे, और वो साउंड का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। जो साउंड का इस्तेमाल है मीट को अट्रैक्ट करने के लिए वो मुफीद है जानदार में। ठीक है, जो कि वाइडली डिस्पर्स्ड हैबिटेट को ऑक्यूपाई करती हैं, और वो ब्रीडिंग के लिए आएगा। क्योंकि बहुत से स्पीशी जो है ना फ्रॉग्स के वो सेम पॉइंट पे जमा हो जाते हैं। बहुत से स्पीशी एक ही पॉइंट पे जमा हो जाएंगे ब्रीडिंग के लिए, और अपनी प्रॉपर स्पीशी का वो साथी तलाश करेंगे। ठीक है, और ये उनके लिए मतलब बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है कि हो सकता है वो किसी और स्पीशी का तलाश कर लें, तो वो बजाय ब्रीडिंग करने के उसने तो उन्हें खा ही जाना है। ठीक है, तो जो वोकलाइजेशन है वो मतलब कि हेल्प करती हैं ख़तरों को कम करने में। ठीक है, मतलब कि एक आवाज़ उसने लगाई अपने स्पीशी वाले के लिए, फिर उसी स्पीशी वाले की मतलब कि दूसरे जानदार उसे मिलती जुलती रिस्पॉन्सिव कॉल देगा, रिसेप्टिव कॉल देगा, तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरी स्पीशी का है, तो ये केओस को ख़तरे को कम करेगी। और इसके अलावा मतलब केओस हम कहते हैं अफरा तफरी को भी, कि मतलब जब वो आवाज़ दे देगा ना तो उसकी स्पेशल वाली चीज़ भी उसके पास आएगी, बहुत सारी चीज़ें फिर उसके पास नहीं आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
पेरेंटल केयर। जो पेरेंटल केयर होती है ना, वो एक एग की डेवलपमेंट के चांस बढ़ाएगी, क्योंकि लेकिन उसे जो है बड़ी मिकदार में एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, पेरेंट की तरफ से। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है पेरेंटल केयर की एम्फीबियन में, वो अटेंडेंस है एग क्लच की किसी भी पेरेंट से, ठीक है, मतलब कि कोई भी जो है उस एग पे पहरा दे। जो मैटरनल केयर होती है ना, स्पेशली मैटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, और ये काम मतलब कि प्रीडोमिनेंटली सैलमेंडर और केकिलियन में देखने को मिलता है। जो पेरेंटल केयर है वो हो सकती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के साथ भी और इंटरनल के साथ भी। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में एनुरान के साथ होगी, इंटरनल में क्या होगा, सैलमेंडर और केकिलियन में। और इसमें जो है एक्वेटिक एग्स को हवा पे ले जाया जाता है, उन्हें साफ़ किया जाता है, या फिर टेरेस्ट्रियल एग को गीला कर देते हैं और एग को बचाएंगे प्रीडेटर से, या फिर रिमूव कर देंगे इसमें डेड और इन्फेक्टेड एग्स को। साफ वाले एग से एग्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे जब डेवलपमेंट होगी लैंड के ऊपर, मतलब कि जब लैंड के ऊपर डेवलपमेंट होगी तो तब जो है एग्स ट्रांसपोर्ट होंगे। जो फीमेल्स हैं जीनस पाइपा की, वो एग्स को लेके जाती हैं अपनी कमर के ऊपर। जो 2 स्पीशी हैं रिबेट्रेक्स, वो डिस्कवर्ड हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 30 ईयर्स में, और वो वाइल्ड में जो है नहीं दिखी 1980 से, और वो जो है मतलब कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ये स्पीशी रीब्रेटिकस। और वो जंगल में नहीं देखी 1980 से, और वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। जो रीबेट्रेकिस फीमेल होती हैं ना, वो टेडपोल की हिफाजत करेंगी अपने स्टोमिक में, और जो यंग होगा इमर्ज होगा फीमेल के मुंह से, ठीक है। और अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि फ़ीमेल ने फर्टिलाइज एक्स वैल्यू किए हैं या फिर सारे डेवलप्ड ऑपमेंट, ठीक है। और मतलब कि सारी जो मतलब कि डेवलपमेंट है, और मतलब कि हमें ना पता नहीं चलता कि फ़ीमेल ने जो है फर्टिलाइज्ड एग डेवलप किया, और जो सारी डेवलपमेंट उसके स्टोमक में होगी, या फिर वो स्वेलो कर लेगी टेडपोल को। ब्रीडिंग के दौरान जो फीमेल का स्टोमक है वो फूल जाता है और उसकी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा ले लेगा, और जो स्टोमक है वो डाइजेस्टिव सिक्रेशन पैदा नहीं करेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे ब्रीडिंग हो रही होगी। जो वीवी पैरिटी और ओवो वीवी पैरिटी होती है ना, वो सैलमेंडर और केकिलियन में होगी। अच्छा, वीवी और ओवो वीवी में क्या फ़र्क है? पहले वीवी और ओवो का देख लेते हैं। वीवी में सब कुछ फीमेल की बॉडी में होगा, ठीक है, वीवी में। ओवो में बाहर होगा, और ओवो वीवी में क्या होगा कि थोड़ा सा मतलब कि फीमेल की बॉडी के अंदर और बाकी डेवलपमेंट बाहर, ओवो वीवी पैरस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम मेटामॉर्फोसिस देख लेते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब शेप चेंज का फिनोमेना। मेटामॉर्फोसिस सीरीज़ है तेज़ी से होने वाली स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस की, जो कि लार्वा को अडल्ट में बदल देंगी। बहुत सी इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं जिसके अंदर क्राउंटिंग आ जाती है, ठीक है, और फीमेल और फूड अवेलेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर मतलब कि हमारे पास आ गई, जमा होना स्पीशी का आ गया, और फूड की अवेलेबिलिटी, इससे क्या होगा, ये टाइम पे असर डालेगी जिसकी ज़रूरत होती है मेटामॉर्फोसिस के लिए। और क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस जो है ना, ये न्यूरो सिक्रेशंस जो होती हैं हाइपोथैलेमस की, उसके कंट्रोल में होंगी, जो कि हार्मोन्स होते हैं इंटीरियर लोब के पिट्यूटरी ग्लैंड के, जिन्हें हम एडिनो हाइपोफाइसिस जो है जिसे कहा जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब को कहा जाता है, जिसके हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है मेटामॉर्फोसिस के। और थायराइड ग्लैंड से ये होती हैं। जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं ना, वो मतलब क्योंकि जो शेप में चेंज आएगा वो मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड हैं, केकिलियन के और सैलमेंडर के थोड़े, ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं। यानी कि जो उनकी बाहर वाली अपीयरेंस में तब्दीलियाँ आ रही हैं ना, जो कि मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड हैं, केकिलियन और सैलमेंडर के, वो थोड़ी होती हैं। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे वो पैदा होंगे, गिल्स लॉस्ट हो जाएंगे, और जो कार्डाफिन होगा वो भी लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पैदा हुए, गिल्स लॉस्ट हो गए, कार्डल फिन मतलब टेल वाले फिन उनके लॉस्ट हो गए। और एनोरन में क्या होगा कि जो चेंजेस होती हैं टेडपोल से स्मॉल फ्रॉग में, ठीक है, मतलब जो तब्दीलियाँ आ रही हैं स्मॉल, मतलब कि उसमें जो तब्दीलियाँ आ रही हैं
टैडपोल से लेके स्मॉल फ्रॉग तक वो ज़्यादा ड्रामेटिक होती हैं, ठीक है, मतलब उनकी कोई फिक्स चीज़ नहीं होती, कभी क्या हो रहा होता है कभी क्या। टैडपोल से स्मॉल फ्रॉग में बदलते हुए जो लिम्स और लंग्स होते हैं ना वो डेवलप होंगे। लिम्स और लंग्स पैदा हुए, टेल रीअब्सॉर्ब हो गई, स्किन मोटी हो गई और उनके हेड में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तब्दीलियाँ आई, ठीक है। और जो हेड और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तब्दीलियाँ आई हैं वो एसोसिएटेड हैं उनके न्यूट्रिशन के मोड के साथ। जो मैकेनिक्स है मेटामॉर्फोसिस वो एक्सप्लेन करती है पीडियोमॉर्फिस को। एम्फीबियन में कुछ सेलिमेंटर जो हैं वो पीडियोमॉर्फिक होते हैं क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं ना वो थायराइड हार्मोन्स का रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकते, जबकि जो दूसरे होते हैं वो पीडियोमॉर्फिक होंगे। एक तो उसकी वजह ये होगी कि वो हार्मोन्स का रिस्पॉन्स नहीं दे सकते और कुछ सेलिमेंटर की फैमिलीज़ में पीडियोमॉर्फोसिस जो है वो रूल है। दूसरी फैमिलीज़ में जो ऑकरेंस होती है पीडियोमॉर्फोसिस की वो चेंज होती रहती है, मतलब कभी वो होगी कभी नहीं होगी और वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। पीडियोमॉर्फोसिस वैसे होती क्या है कि मतलब जो एंसेस्टर था ना उस ऑर्गेनिज़म का, उसकी जो जवानी वाली खसूसियात थी, ठीक है, उन्हें बरकरार रखना। तो ये सारा हमने इसमें देखा। उसके बाद एम्फीबियंस इन पैरल, एम्फीबियन ख़तरे में जो फ्रॉग और सैलमेंडर होती हैं वो मतलब कि गायब होते जा रही हैं अलार्मिंग रेट पे और कोई भी नहीं जानता कि क्यों ऐसा हो रहा है। और जो लोकल इवेंट्स और कोई भी नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। जो लोकल इवेंट्स होते हैं ना उसके नतीजे में क्या होगा कि लोकल इवेंट के नतीजे में इन चीज़ें जो हैं ये डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है, मतलब कि लोकल इवेंट हुए और उसके नतीजे में ये चीज़ें डेड हो जाती हैं। और जो हमारे पास क्लियर कटिंग फॉरेस्ट होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो सनलाइट को इजाज़त देंगे कि वो फॉरेस्ट फ्लोर तक आए और जो गीली जगह उन्हें खुश्क कर दे। और एम्फीबियन को तो गीली जगहों की ज़रूरत होती है रहने के लिए, काने बनाना, खोदना और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन और जो अर्बन मतलब कि शहरी आबादी फैल रही है, इसके नतीजे में इनकी हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जो एम्फीबियन की पॉपुलेशन है वो गायब होती जा रही हैं वास्ट एरियाज से अर्थ के, ठीक है। और ज़्यादातर ये रीजन्स में हो रहा है जहाँ पे लोकल डैमेज जो है मतलब कि ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा लोकल डैमेजेस अभी नहीं हो रहे तो वहाँ पे ये फिर भी पाए जाते हैं। जो दो एडिशनल मुजरिम हैं, ठीक है, जो कि ज़िम्मेदार दिखाई देते हैं एम्फीबियन की आबादियों की कमी के लिए, वो एक एसिड डिपोजिशन है और एक जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। एम्फीबियन के जो एम्ब्रियोज होते हैं ना वो मतलब कि पीएच की चेंजेस को पानी वाले इन्वायरमेंट में मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं। जो पीएच 5 की या इससे कम की वो बहुत से एम्ब्रियो को ही किल कर देगी। और जो हमारे पास शुमाली हेमिस्फीयर है वो मतलब कि 100 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, जितना कि वो पहले हुआ करता था इंडस्ट्री के लगने से पहले। और जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है 280 से 320 नैनोमीटर की रेंज की, 280 से 320 तक की, वो भी एम्फीबियन को किल कर देती है, ठीक है। और जो पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, जो कि पाए जाते हैं एसिड डिपोजिशन वाली जगहों पे, वो भी मतलब कि ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर रही हैं, ठीक है। और उसे मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट आ रही हैं जो कि इस चीज़ की ज़िम्मेदार हैं। और मतलब कि कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं हो सकती, सारी मतलब कि वो ज़िम्मेदार नहीं हो सकती एम्फीबियन की पॉपुलेशन कम होने की। यहाँ तक कि जो दूर के ट्रॉपिकल इलाके हैं ना जहाँ पे इस तरह के मसाइल नहीं हैं, वहाँ भी जो एम्फीबियन है उनकी कमी हो रही है। जो कॉजेज़ हैं, मेन कॉजेज़ हैं वो अननोन है, अभी तक उनका पता ही नहीं है। और ये कहा जाता है कि जो दुनिया की गवर्नमेंट है और जो फंडिंग एजेंसीज़ हैं उन्हें फ़ंड बनाने चाहिए जो कि साइंटिस्ट को वो दें और वो मतलब कि उसके नतीजे में फिर कॉजेज़ मालूम करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि नेचर में कोई भी चीज़ जो है वो फालतू नहीं होती। अब वो मतलब कि अल्लामा इकबाल का शेर है कि जिसका मतलब कि एक लिहाज से मुझे जहन में नहीं आ रहा कि कोई बुरा नहीं, हाँ, कुदरत के कारखाने में, मतलब कि कोई चीज़ निकम्मी नहीं ज़माने में और कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। मतलब कि हर चीज़ जो है ना
उसका कोई ना कोई फ़ायदा है, ठीक है। मतलब कि ये एम्फीबियन और ये जो जानवर छोटे छोटे पाए जाते हैं, इनका भी एक फ़ायदा है कि ये मतलब कि एक चीज़ जब बढ़ रही होती है ना, जैसे कि ग्रास ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी में, तो ये उसे खा के उसे ऑप्टिमम कर देंगे, मॉडरेट कर देंगे। तो अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बनाई, हर चीज़ का कोई ना कोई एडवांटेजेस है, कोई ना कोई पर्पस है, ठीक है। तो जो चीज़ें ऐसी एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी फंडिंग एजेंसीज़ को चाहिए कि वो साइंटिस्ट को फंड दें ताकि वो इन चीज़ों के ऊपर काम करें, ठीक है। उन्हें पे मिलेगी तो वो कुछ करेंगे ना, ऐसे खुद ब खुद से तो उन्होंने काम स्टार्ट नहीं करना।